हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। तो आज के इस टेस्ट योर नॉलेज सीरीज़ का हमारा ये 7th सेशन है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेटोस की फिलोसफी के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द ओरिजिन ऑफ स्टेट। प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन है हमारे पास मिलिट्री कंक्वेस्ट, म्यूचुअल इकोनॉमिक नीड्स एंड द इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू बी सेल्फ सफिशिएंट। सी है डिवाइन डिक्रीज, या फिर डी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन को पोज करना है, आपको खुद से उसको आंसर करना है एक बार, और उसके बाद में जो है अपने आंसर को वेरीफाई करना है। इससे क्या होगा कि आप चेक कर पाएंगे कि आप जो है वो कितना नॉलेज इसके बारे में रखते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो स्टेट है ये अराइज होता है बिकॉज इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। प्लेटो कहते हैं कि वी नीड अदर्स टू फुलफिल आवर बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स। सो देयरफॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक नीड्स के कारण जो है वो स्टेट्स का जो इवोल्यूशन वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेटोज फिलोसफर किंग इज बेस्ड ऑन विच आइडिया। प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है, दार्शनिक राजा जो है वो किस विचार पर आधारित है? ऑप्शन है हमारे पास में पॉलिटिकल इक्वालिटी, नॉलेज एज बेसिस ऑफ रूल, इकोनॉमिक पावर, या फिर पॉपुलर कंसेंट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नॉलेज एज बेसिस ऑफ पावर। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग ओनली दोज हैविंग नॉलेज सीज टू बी द रूलर्स। जिनके पास नॉलेज है, विजडम है, रीज़न से जो मतलब विजडम मीन्स रीज़न जिनके पास में है, वही जो है सोसाइटी को रूल करेंगे, उसी को कहा जाएगा फिलोसफर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेटोज आइडियल स्टेट इज बेस्ड ऑन। प्लेटो के जो आइडियल स्टेट है, जिसको प्लेटो आइडियल स्टेट मानते हैं, ये किस पर आधारित है? इक्वालिटी ऑफ ऑल, लिबर्टी, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, या फिर डी इकोनॉमिक ग्रोथ। So according to Plato, ideal state is where specialization of function is provided. Okay, option number C। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, हर कोई अपना काम कर रहे हैं अपने तरीके से, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जिस कैपेबिलिटीज़ में वो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, फंक्शनिंग कर रहे हैं, कोई दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। एवरीवन वर्क्स सुइटेड टू देयर नेचर, जो उनका नेचर है वो उस अकॉर्डिंग काम करे। यही जो है इसी आदर्श पे जो है, इसी के बेसिस पे जो उनका एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, प्लेटोज एलिगरी ऑफ केव रिप्रेजेंट। प्लेटो की जो एलिगरी ऑफ केव है, जो केव कहानी, गुफा की जो कथा है, ये किसको प्रतिनिधित्व करती है? ए पॉलिटिकल करप्शन का, बी इकोनॉमिक इनक्वालिटी का, सी इग्नोरेंस एंड इनलाइटनमेंट का, या फिर डी वॉर एंड कन्फ्लिक्ट का। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इग्नोरेंस एंड इनलाइटनमेंट। ठीक है, प्लेटो कहते हैं कि जो एलिगरी ऑफ केव है ये रिप्रेजेंट करता है, एक सिम्बोलिसिस है ये, है ना, एक सिंबल की तरह है कि जहाँ पे इल्यूजन से हम ट्रूथ की तरफ बढ़ते हैं। मीन्स जो हम इल्यूजन्स देख रहे हैं, जो हमें फेक चीज़ें दिखाई जा रही है, जिसमें हमने परछाइयाँ इल्यूजन्स क्रिएट करे, उन जो लोग थे वहाँ पे गुफा में रह रहे, तो बोलते उसी को अपनी दुनिया मान रहे हैं। तो बोलते कि इनलाइटमेंट क्या होगा? इग्नोरेंस, वो तो इग्नोर्ड है जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो उसी गुफा में रह गए लोग हैं। और कुछ लोग जो बाहर जाके देखते हैं दुनिया को, रियल ट्रूथ को समझते हैं, जो रियल वर्ल्ड है, सूरज को देखते हैं, लाइट कहाँ से आ रही है, तो बोलते कि उनको ये जो कंसेप्ट मिलता है, इनलाइटमेंट होता है। इनलाइटमेंट का मतलब है जो वो सच्चाई से परिचित होते हैं। तो इसी को ये कहते हैं कि एलिगरी ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इग्नोरेंस एंड इनलाइटमेंट। इग्नोरेंस उन लोग जो बाहर नहीं निकलते, उसी इल्यूजन में फंसे हैं, है ना। वो मानते हैं कि उस आग जो है उसी से उनको रोशनी मिल रही है, उसी से एनर्जी आ रही है, गुफा के बाहर की दुनिया नहीं है, जो परछाइयाँ उनको दिखाई रही है वही सच्चा है ना। आज के टाइम पे हम देख सकते हैं इसको, सोशल मीडिया से कनेक्ट कर सकते हैं कि आज जो दुनिया है वो सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रैप्ड है। तो बोलते हैं ये जो इल्यूजन्स हैं और जब इनलाइटनमेंट, जब आप उसको सच्चाई को जानते हैं, समझते हैं, अपनी बुद्धि से उसको वेरीफाई करते हैं, नॉलेज को, जो बाहर दुनिया है उसको, सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं, तो यही कहलाता है इनलाइटनमेंट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड
प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, तो किसके द्वारा जो प्लेटो की जो कम्युनिज्म है, वाइफ और प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट इनके द्वारा दिया गया, तो इसकी आलोचना सबसे ज़्यादा किसके द्वारा इसकी आलोचना जो की गई? ए सोक्रेट, बी लोक, सी एरिस्टोटल या फिर डी रूसो। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एरिस्टोटल। प्लेटो के स्टूडेंट जो है, उनके डिसिपल जो है एरिस्टोटल, इनके द्वारा ही प्लेटो को जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है। ये कहते हैं कि ये जो आइडिया है ये मोनोटोनस है, मतलब एक तरह से बोरिंग सा आइडिया है, क्योंकि इंडिविजुअल डजंट फील हैप्पी इफ़ ही डजंट हैव एनी फैमिली और प्रॉपर्टी। सो ये कहते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है। एक तो मोनोटोनस है, बोरिंग सा है, लाइफ जो इंडिविजुअल की वो खुशहाल नहीं रहेगी। दूसरा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। और ये सोसाइटी की जो यूनिट्स है उसकी जो यूनिटी है उसको भी क्या करता है, ख़राब करता है। तो उसको क्रिटिसाइज़ किया गया एरिस्टोटल के द्वारा। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रीपार्टाइट सोल इन प्लेटोज कोरस्पॉन्ड टू, तो प्लेटो के द्वारा जो त्रिपक्षीय आत्मा की अवधारणा दी गई, इससे क्या मेल खाता है हमारे पास में दिए गए ऑप्शन में से? इट रिप्रेजेंट थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बी थ्री क्लासेज इन सोसाइटी, सी थ्री स्टेजेस ऑफ एजुकेशन या फिर डी थ्री इकोनॉमिक सिस्टम। तो प्लेटो का ये जो ट्रीपार्टाइट साउल का कंसेप्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी की तीन क्लासेस को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इट रिप्रेजेंट थ्री क्लासेस इन सोसाइटी। तो थ्री क्लासेस ये कौन सी बताते हैं? देखिए, जिस तरह से इंडिविजुअल साउल्स में हम बात करते हैं रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट की, उसी तरह से सोसाइटी की जो क्लासेस हैं उसमें क्या रहता है हमारे पास? रूलर, फिलोसफर, किंग जो आता है। देन जो हमारे पास में गार्डियंस है, एक तरह से जो सोल्जर्स है, ऑक्सिलरी जो है ना। गार्डियन में तो दोनों आएगा, रूलर भी और सोल्जर्स भी। तो ऑक्सिलरी मीन सोल्जर जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एंड थर्ड ये क्लास बताते हैं सोसाइटी का प्रोड्यूसर्स, जिसमें फार्मर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, ये सब आते हैं। तो इनके द्वारा बताया गया थ्री क्लासेस इन द सोसाइटी। ट्रीपार्टाइट सोल जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? थ्री क्लासेस इन द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू प्लेटो डीजनरेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकर इन विच ऑर्डर? डीजनरेशन, ओके, व्यवस्थाओं का पतन किस तरह से होता है? प्लेटो बोलते हैं कि जो व्यवस्था बनी हुई है उसका पतन किस प्रकार से होगा, हमारे पास में जो भी सिस्टम रहता है किस तरह से उसका एंड होगा। तो प्लेटो के द्वारा ये ऑप्शन दिए गए, आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, कि एरिस्टोक्रेसी से डेमोक्रेसी, ओलिगार्की एंड टायरेनी होगा, या सभी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी, एरिस्टोक्रेसी, टाइमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड टायरेनी। प्लेटो कहते हैं कि जो स्टेट है पहले होगा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन जहाँ पे ट्रू नॉलेज है, विजडम से जो है स्टेट को कंट्रोल किया जा रहा है, नॉलेज कंट्रोल कर रहा है स्टेट को। देन आफ्टर जब इस तरह का ये जो सिस्टम है वो कन्वर्ट हो जाता है टाइमोक्रेसी में। टाइमोक्रेसी जहाँ पे गवर्नमेंट को रूल करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो सिर्फ अपने ओनर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी ग्लोरी, अपनी पहचान के लिए, मिलिट्री वर्चूज़ को, अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए जो है शो करते हैं, वो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। ऐसा सिस्टम बन जाएगा इंडिविजुअल्स का जो इन इन व्यवस्थाओं को ऑनर करेगा, इनको अपने ओनर के लिए लड़ेंगे, है ना। तो बोलते हैं कि इस तरह से जो एरिस्टोक्रेसी है, जो एक सुव्यवस्थित सिस्टम है, वो कन्वर्ट होता है टाइमोक्रेसी में। देन आफ्टर कन्वर्ट हो जाता है ये टाइमोक्रेसी ओलिगार्की में। ओलिगार्की जहाँ पे पावर जो है सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप के पास रह जाती है, ठीक है। ये ग्रुप जो है अपने तरीके से जो स्टेट को कंट्रोल करता है। एंड देन आफ्टर ओलिगार्की कन्वर्ट टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ऐसा व्यवस्था जहाँ पे लोगों के पास पावर है। अब पावर लोगों के पास तो है, लेकिन लोग जो है फिर रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फिर से एक छोटा सा ग्रुप जो है सोसाइटी को, स्टेट को कंट्रोल करता है। एंड इस वजह से क्या होता है सोसाइटी में, अब क्योंकि लोगों की डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है, वो उनको कंट्रोल करते हैं, लोग उनको पावर सौंप चुके हैं, अब वो उस पावर को एंजॉय कर रहे हैं चाहे गलत तरीके से। तो इससे बोलते हैं सोसाइटी में आएगी टेरेनी। टेरेनी मतलब अत्याचार और जुल्म बढ़ेगा सोसाइटी में, लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको हार्म किया जाएगा। तो बोलते हैं इस तरह से जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, उसका एंड हो जाएगा। मतलब डेमोक्रेसी के बाद में क्या आएगा? अत्याचार बढ़ेगा लोगों के ऊपर, स्टेट में जुल्म बढ़ेगा, तो जिससे क्या होगा? इस व्यवस्थाओं का अंत हो जाएगा। दिस इज अ डी जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, एरिस्टोक्रेसी, टाइमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड टायरेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद प्लेटो। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो कौन सा वो सही मैच नहीं करता है। ए जस्टिस हार्मनी ऑफ क्लासेस है, ओके दिस इज राइट। बी फिलोसफर किंग रूल ऑफ विजडम, दिस इज आल्सो राइट। एजुकेशन मोरल डेवलपमेंट को लीड करता है, राइट ऑप्शन। लास्ट इज डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज नॉट स्टेटेड बाय प्लेटो। प्लेटो के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, एरिस्टोक्रेसी, ध्यान में रखना है। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी के बाद जो है स्टेट में जुल्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से उस पूरे सिस्टम का जो है वो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसका एंड हो जाएगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज द रीअपियरेंस ऑफ प्लेटो इज फाउंड इन द, प्लेटो का जो पुनः प्रकट होना किस में पाया जाता है। ए न्यू अंटलाटिस ऑफ बेकन, बी यूटोपियन ऑफ सर थॉमस मोर, सी सिटी ऑफ द सन बाय कैम्पेनेला एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। ये है क्या, पुनः प्रकट होना, रीअपियरेंस क्या है, तो ये सभी जो है, हमारे पास में कंसेप्ट दिए हुए न्यू अटलांटिस का, यूटोपियन का एंड सिटी ऑफ सन, ये सभी जो है ये वर्क्स प्लेटो के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सारे काम जो है वो प्लेटोस के आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बैकन के द्वारा न्यू अटलांटिस को लिखा गया एंड यूटोपियन लिखा गया सर थॉमस मोर के द्वारा, कैम्पेनेला ने सिटी ऑफ सन की बात करी। ये सारी ही सारी जो थ्योरीज है, ये सारे सारे जो वर्क है, ये प्लेटोस की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो मोर का यूटोपियन है, ठीक है, ये क्या कहता है, ये प्लेटोनिक थ्योरी को रिफॉर्म करने की बात करता है। जो यूटोपिया जो है वो प्लेटोनिक थ्योरी को रिफॉर्म करने की बात करता है। और दूसरी ओर कैम्पेनेला का जो वर्क है ये प्लेटो के रिपब्लिक से इंस्पायर्ड है, ठीक है, किससे इंस्पायर्ड है, प्लेटो के रिपब्लिक से। तो इस तरह से ये सारी सारी जो है वर्क्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लेटोस के आइडियाज़ को, या फिर उनसे जो है ये जो थिंकर्स है ये उनसे इंस्पायर्ड होके जो अपना वर्क ये न्यू अटलांटिस जैसे बेकन के द्वारा लिखा गया, ये उसी से इंस्पायर्ड होके जो है वो लिखा गया है। नेक्स्ट इज द एपोलॉजी इज अ डायलॉग रिटन बाय प्लेटो, विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्टर्स ऑफ दिस डायलॉग। तो एपोलॉजी जो है वो लिखा गया है प्लेटो के द्वारा, एक डायलॉग है। सो आपको बताना है कि इसके क्या करेक्टर्स है। क्षमा याचना जो प्लेटो के द्वारा लिखित संवाद है, इनमें से कौन सा संवाद का पात्र है, कौन से इसके पात्र है, सोक्रेट एंड हिज एक्यूजर्स, बी सोक्रेट एंड प्लेटो, सी क्रीटो एंड सोक्रेट, या फिर डी पोलीमोरस एंड सोक्रेट। देखिए राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सोक्रेट एंड हिज एक्यूजर्स। इनके एक्यूजर्स कौन से हैं, मेल्टस, ठीक है, प्लेटो के मेन एक्यूजर थे मेल्टस। तो जिन्होंने प्लेटो को एक्यूज़ किया था कि ये जो युवाओं को है जो भ्रष्ट कर रहे हैं, युवाओं को भटका रहे हैं, उनके रास्ते से, धर्म के रास्ते से उनको भटकाया जा रहा है, उनको गलत शिक्षाएं सिंपली जो है उनके द्वारा दी जा रही हैं। तो ये एक्यूजिशन दी ये थी, ये लगाई गई मेल्टस के द्वारा। तो मेल्टोस जिनकी वजह से फिर क्या होता है, प्लेटो के ऊपर जो है वो ट्रायल चलता है और बाद में उनको हम लोग जो है वो जहर पीने की सज़ा सुनाई जाती है, मतलब उनको मौत की सज़ा जो है वो दी जाती है। सो प्लेटो सॉरी सोक्रेट एंड his accusers are the main characters in this dialogue apology. Next is dialectic method was used for the first time in the writing of which of the following। तो डायलेक्टिक मेथड जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है किसके राइटिंग्स में, ऑप्शन है एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट या मैकियावेली। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्लेटो की राइटिंग्स में जो डायलेक्टिक मेथड का यूज़ किया जाता है। तो डायलेक्टिक मेथड है क्या, डायलेक्टिक मेथड जो है ये एक फिलोसफिकल टेक्निक है जिसमें बेसिकली क्या होता है, जिसमें डिस्कशंस या फिर डिबेट्स और क्वेश्चंस के थ्रू जो है लोगों तक सच्चाई को पहुंचाया जाता है। मतलब एक परफॉर्म किया जाता है जहाँ पे क्वेश्चन होती है, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, ताकि लोगों को मेन सच्चाई का पता चल सके। और ये बेसिकली 3 स्टेजेस में काम करता है। जैसे फर्स्ट में हमारे पास में आता है थ्योरी, ठीक है, थ्योरी जिसमें कोई भी एक आइडिया दे दिया जाता है, सिंपली मान लीजिए कि एक आइडिया दे दिया कि क्या स्टेट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फिर उसके बाद में एंटी थ्योरीज आती हैं, मतलब कुछ लोग जो है उस थ्योरीज के अगेंस्ट भी होते हैं। जैसे एक ने बोल दिया कि हाँ स्टेट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो दूसरे अब उसको रिजेक्ट करते हैं उस आइडिया को, मतलब उसकी बेसिक जो क्रिटिसाइज करते हैं उसको, किसी भी कंसेप्ट को लेके उसकी कुछ लिमिट्स को जो है उनके सामने जो है वो लाया जाता है। एंड देन एंड में आता है हमारे पास कंक्लूज़न।
इस पे सेकंड नंबर पे एंटी थ्योरीज एंड देन कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या है, फिर दोनों जो थ्योरीज है और एंटी थ्योरीज है, थ्योरीज में किसी ने आइडिया दे दिया कि होना चाहिए स्टेट को स्ट्रॉन्ग, दूसरों ने उसका लिमिटेशन बताया एंटी थ्योरीज ने, एंड देन आफ्टर एक फाइनल कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि अब जो उन थ्योरीज को, जो एंटी थ्योरीज के द्वारा लिमिटेशन बताई गई, उस पर चर्चा होगी फिर, है ना। तो इस तरह से चर्चा करके जो है एक बेसिक सा बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो अपनाई जाती है। तो ये जो डायलैक्टिक मेथड है ये यूज़ किया सबसे पहले प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लेटोज आइडियल स्टेट वन रीचेज एट पिनेकल ऑफ स्टेट ऑर्डर एट द एज ऑफ, प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति राज्य व्यवस्था के शिखर पर इस आयु में पहुंचता है। तो किस आयु में पहुंचता है? ऑप्शन 30, 35, 45 एंड 50 है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 50। प्लेटो के अकॉर्डिंग एक रूलर बनने से पहले, फिलोसफर किंग बनने से पहले उसको कुछ एजुकेशनल प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना होता है, जिसमें फर्स्ट 20 ईयर्स में उसको फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है, डिसिप्लिन में रहना उसको सिखाया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर 20 से 30s में जो है उसको मैथ्स और रीजनिंग और लॉजिक्स बताए जाते हैं, एंड उसके बाद में डायलैक्टिक्स मीन दर्शन शास्त्र से भी उसको परिचित करवाया जाता है, एंड 35 से 40 ईयर जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस से उसको गुजरना होता है, मीन वो खुद लाइफ को ऑब्जर्व करे, खुद सोसाइटी को ऑब्जर्व करे। और इसके पश्चात आफ्टर 50 ईयर्स जब वो आइडिया ऑफ गुड फुल नॉलेज मीनिंग, ठीक है, उसको अचीव कर लेता है, तब जो है उसको एक रूलर जो है वो माना जाएगा, उसको एक फिलोसफर किंग माना जाएगा। और यही उसके प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है, पिनेकल ऑफ द स्टेट ऑर्डर, ओके। यही उसकी अंतिम जो है वो पहुंच है, जहाँ पे उसको पहुंचना है, उसकी मंजिल है ये। नेक्स्ट इज, प्लेटो इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट, बिकॉज प्लेटो को आइडियलिस्टिक थ्योरी का फादर माना जाता है। क्यों? A. He prescribed the ideal city state. B. His theory based on not on what human nature is, but on what ought to be. He postulated a dualism between reality and value, or his based his theory on the idea of good. So right option is option number बी। देखिए प्लेटो जो है, इनकी जो थ्योरीज है ये इस पे बेस्ड नहीं है कि ह्यूमन नेचर कैसा है। प्लेटो ने स्टेट को एक मोरल इंस्टीट्यूशन माना था, ठीक है, जो हाईएस्ट गुड को अचीव करता है, ठीक है, जहाँ सभी इंडिविजुअल अपने नेचर और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आउट टू बी, इसने ये नहीं बोला कि ह्यूमन नेचर कैसा है, ये बोलते हैं कि कितना क्या कर सकता है वो, इस बेसिस पे जो है वो उसको काम करना होगा, है ना। तो ये जो है हमारे पास में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आइडियलिस्टिक क्यों है? क्योंकि आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, ठीक है, क्या है उस पर बात नहीं कर रहे, कैसा होना चाहिए, बेसिकली प्लेटो इस पे बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज, व्हाट डज प्लेटो बिलीव व्हाट अबाउट मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड के रिगार्डिंग जो प्लेटो के क्या विचार हैं? A. It is only reality. B. It is perfect and unchanging. C. It is imperfect reflection of the world of forms. या फिर D. It is irrelevant to his philosophy. तो प्लेटो जो है मटेरियल वर्ल्ड को क्या मानते हैं? इट इज़ एन इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को जो है वो उसको मानते हैं कि ये इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का, आइडियाज़ का। तो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहता है कि एक ऐसी दुनिया जो चेंज नहीं होती है, ठीक है, जहाँ सब कुछ परफेक्ट है और जहाँ ट्रू नॉलेज एग्जिस्ट करता है। प्लेटो बोलते हैं कि एक ऐसा रिफ्लेक्शन होना चाहिए सोसाइटी का, ठीक है। मटेरियल वर्ल्ड को ये मानते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड क्या है, एक इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, वो जो सच्चाई है दूर कहीं पे जहाँ पे परफेक्ट है सारा कुछ, उसका एक बस इल्यूज़न है हमारे पास में प्रेजेंट जो मटेरियल वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the main purpose of Plato's dialectical reasoning in his dialogue? इस संवादों में द्वंद्वात्मक तर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. To arrive at definite answer. B. To prove one's superiority. C. To explore the philosophical questions through questioning and discussion. या फिर D. To entertain audience. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। प्लेटो के अकॉर्डिंग प्लेटो चाहते हैं कि जो क्वेश्चनिंग और डिस्कशंस के थ्रू जो इल्यूजन है, जो गलत अवधारणाएं हैं सोसाइटी में, उनको हटाकर ट्रू नॉलेज, जिसको हम नाम देते हैं एब्स्टीम, ठीक है, प्लेटो ने नाम क्या दिया उसको, ट्रू नॉलेज को एब्स्टीम। तो मतलब उस एब्स्टीम तक पहुंचा जाए, उस ट्रू नॉलेज तक पहुंचा जाए। सो किसके थ्रू होगा?
टू एक्सप्लोर फिलोसफिकल क्वेश्चंस थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन। और ये ट्रू नॉलेज तक पहुंचा कैसे जाएगा? जब डिबेट्स होगी, डिस्कशन होगी, लोग क्वेश्चंस करेंगे, और जो फाइनल कंक्लूजन फिर उन लिमिटेशंस को हटा के निकलेगा, दैट इज़ द ट्रू नॉलेज। ठीक है, सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ डायलैक्टिकल रीजनिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्लेटोज व्यू ऑन डेमोक्रेसी। तो प्लेटोज के व्यूज़ क्या है डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करता है? ए, इट लीड्स टू क्यूस एंड टायरनी। बी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इट इज़ इरेलीवेंट टू फिलोसफी। या फिर डी, इट इज़ ओनली जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस में डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी क्या है, इट लीड्स टू क्योस एंड टायरेनी, कि डेमोक्रेसी के बाद क्या आएगा सोसाइटी में? क्योस होगा, सोसाइटी में टायरेनी होगा। बिकॉज जहाँ पे जो डेमोक्रेसी में फ्रीडम जो है वो ज़्यादा नहीं होती लोगों को, जिसमें डिसिप्लिन कम रह जाता है डेमोक्रेसी में। इग्नोरेंट लोग जो है, इग्नोरेंट मतलब जो बिना एक्सपीरियंस के, बिना एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट नहीं है किसी फील्ड के, ऐसे लोग जब रूल करेंगे तो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो प्लेटो एज्यूम करता है कि डेमोक्रेसी जो है एक डिफेक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा सोसाइटी में? क्योस एंड टायरेनी, जुल्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा। नेक्स्ट इज प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी वाज एप्लीकेबल टू विच क्लास। हमने पढ़ा कि प्लेटो बात करते हैं कि वाइव्स एंड प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स एक सिंपली फैमिली का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सो दैट कि जो रूलर्स हैं वो एक सेल्फलेस तरीके से काम करे सोसाइटी में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है वाइब्स का और प्रॉपर्टी का किसके लिए प्लेटो के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए? सो प्रोड्यूसिंग क्लास, वॉरियर क्लास, गार्डियन क्लास, या फिर इंटायर स्टेट, सभी के लिए। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, गार्डियन क्लास। प्लेटो कहते हैं कि जो गार्डियन क्लास है, गार्डियन क्लास मीन्स रूलर जहाँ पे आते हैं, एंड जिसमें क्या है हमारे पास में? सोल्जर्स, ऑक्सिलरी क्लास। इन दोनों क्लासेस के लिए जो वाइव्स एंड प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। इनके लिए जो इनका परिवार है वो पूरा स्टेट इनका परिवार होना चाहिए। इनके लिए जो प्रॉपर्टी है वो पूरा स्टेट इनके लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब अपनी अगर प्रॉपर्टी होगी, अपना परिवार होगा, तो फिर लोग जो है वो सेल्फिश हो जाएंगे, फिर जो है वो स्टेट के बेटरमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए काम करेंगे। तो इसलिए वाइव्स और प्रॉपर्टी जो कहते हैं कि इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग डिस्क्राइब द ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेट्स। तो इनमें से कौन सा जो डायलॉग है ये सुकरात के मुकदमे और उनकी मृत्यु का वर्णन करता है? सो ऑप्शंस है हमारे पास रिपब्लिक, अपोलॉजी, सिंपोजियम, या फिर लॉज। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए अपोलॉजी, क्रीटो और फेडो, बेसिकली तीन है हमारे पास में, अपोलॉजी, क्रीटो एंड फेडो। तो इस प्लेटो के जो डायलॉग्स हैं अपोलॉजी में, उनके ट्रायल का डिस्कशन होता है। अपोलॉजी में क्या डिस्कशन होता है? उनके ट्रायल्स का, कि जहाँ सोक्रेट अपना डिफेंस देते हैं कि भाई उसने क्या गलत नहीं किया है, इस मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं उस ट्रायल से। तो इसका डिस्कशन किस में किया गया है? अपोलॉजी में। देन आफ्टर हमारे पास में है क्रीटो। ठीक है, क्रीटो जहाँ सोक्रेट अन्य लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई जेल से उनको भागना चाहिए या फिर नहीं भागना चाहिए क्योंकि जेल में वो बंद है। एंड फेडो, फेडो जहाँ पे जो सोक्रेट है ये कहते हैं कि उनकी जो डेथ हो गई है ना, जहर पीने की वजह, उनको जहर पीने की सज़ा दी गई, हेमलॉक जिसको नाम है, हेमलॉक पीने से उनकी जो होती है डेथ हो जाती है। तो इस फेडो में क्या किया गया, डिस्कस किया गया है लास्ट मोमेंट को, इसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो ये तीन स्टेजेस में है, अपोलॉजी, क्रीटो एंड फेडो। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ प्लेटो इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। प्लेटो के कुछ वर्क्स हैं, रिपब्लिक, लॉज, अपोलॉजी एंड स्टेटमेंट्स। इनको आप अरेंज करेंगे तो हमारे पास में इसका राइट ऑर्डर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे अपोलॉजी, रिपब्लिक, स्टेटमेंट एंड लॉज आते हैं हमारे पास में। देखिए अपोलॉजी है वो लगभग 399 BC में राइट किया गया, जो डायलॉग्स है जहाँ सोक्रेट के, हमने भी डिस्कस किया, सोक्रेट के ट्रायल को डिस्कस किया गया था। ठीक है, सोक्रेट को जो डेथ ट्रायल है उसको डिस्कस किया गया। देन आफ्टर रिपब्लिक 380s में, 380 BC में, जहाँ पे आइडियल स्टेट की बात करते हैं प्लेटो, जहाँ पे बात होती है फिलोसफर किंग की,
उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। एंड जस्टिस की मेनली यहाँ पे बात होती है। इसके बाद में हमारे पास स्टेटमेंट जिसको डिस्कस किया जाता है हमारे पास में 360 BC में, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और ट्रू रूलर्स एंड जो बेसिकली आइडियल पॉलिटिक्स है या फिर रियल पॉलिटिक्स को बैलेंस कैसे किया जाए ये दिखाता है हमारे पास में स्टेटमेंट। एंड लास्ट वर्क है प्लेटो का वो है लॉज। तो यहाँ पे लॉज जो है 350 BC में, इन लॉज में जो है वो ये डिटेल लॉज इसमें प्रोवाइड किए गए हैं कि इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ जो ये बात करते हैं कि सेकंड बेस्ट स्टेट को भी डिफाइन इन लॉज में किया गया है। तो आप अगर फर्स्ट टू भी आपको याद रखते हैं तो कई सारे ऑप्शन जो है हमारे वैसे ही एलिमिनेट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास में ये 2 ऑप्शंस है, ठीक है, A और D, B और D। तो B और D बचते हैं, बाकी 2 ऑप्शन तो हमारे पास पहले ही एलिमिनेट हो गए अगर आपको 2 भी आते हैं पहले तो मतलब एक राइट आंसर आप सेलेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको नाम तो तीनों के याद होने चाहिए, चारों के याद होने चाहिए। अपोलॉजी, रिपब्लिक, स्टेटमेंट एंड लॉज जो है ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस 20th century philosopher criticized Plato as an enemy of the open society and a precursor of totalitarianism। 20वीं सदी के किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने प्लेटो की आलोचना करते हुए उन्हें खुले समाज का शत्रु और आधुनिकतावाद का अग्रदूत बताया था? कि जो आधुनिकतावाद है, ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म है जहाँ पे टोटली कंट्रोल जो है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास आ जाएगा और वो अपने तरीके से फिर स्टेट को में कुछ भी कर सकता है, बोलते हैं इस तरफ को सोसाइटी लीड करेगी, उसका एक मेन इनिशिएटर माना गया है जिसको बेसिकली। तो कौन से वो थिंकर है हमारे पास में? ऑप्शन है रोल्स, इसा बर्लिन, सी हैना अरेंट या फिर डी कार्ल पॉपर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पॉपर जो है ये क्रिटिसाइज करते हैं, मॉडर्न थिंकर है कार्ल पॉपर, ये क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो को। अपनी बुक देखिए ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज जो इनके द्वारा लिखी गई थी 1945 में, बुक का नाम याद रखना है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। इसमें प्लेटो को ना ये क्रिटिसाइज करते हैं। पॉपर के अकॉर्डिंग जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है एक ना क्लोज्ड स्टेट है, बंद स्टेट है, जहाँ पे क्या होता है लिमिटेड फ्रीडम है, जहाँ पे रूलर के पास कंट्रोल अधिक है, सोसाइटी की जो इंडिविजुअल जो फ्रीडम्स है वो बिल्कुल कर्टेल कर दी गई है। इसलिए प्लेटो को ये मानते हैं कि ये टोटलिटेरियनिज्म का प्रीकर्सर माना इन्होंने। प्रीकर्सर मतलब इनिशिएटर, कि इनकी वजह से क्या होगा टोटलिटेरियनिज्म जो है वो बढ़ता है सोसाइटी में। मतलब एक ऐसी सिस्टम की शुरुआत होती है जहाँ पे फुल कंट्रोल किसी एक ग्रुप एक इंडिविजुअल के पास में जो है वो आ जाता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पॉपर इज द main accuser of Plato. So these are the questions for today's session. We'll meet you soon in our next video. Till then अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हैव अ गुड डे।